और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए। और अभी का न्यूज में हम लोग सुनेंगे जे किस प्रकार के केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से अपना शब्दों से सभी को दिल जीत लिया और अमेरिका और रूस जैसा यहाँ वॉलमार्ट नहीं खोलने देना है। चाहती है तो उस शहर के हर घर में नोटिस जाता है वहां की म्युनिसिपैलिटी का कि ओरेगांव दुकान खोलना चाहती है, इसके बारे में निर्णय फलाने दिन इतने बजे यहाँ टाउन हॉल में लिया जाएगा, आप आइए और अपनी बात रखिए। लोग वहां एकत्रित होते हैं और लोग कहते हैं हमें वॉलमार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वॉलमार्ट आई तो वहां पे जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं वो उनको पॉप एंड मॉम स्टोर्स कहते हैं। ऑल द पॉप एंड मॉम स्टोर्स वुड बी क्लोज्ड इफ वॉलमार्ट कम्स टू अ सिटी। सो देयरफॉर वी डोंट वांट वॉलमार्ट, हमें वॉलमार्ट नहीं चाहिए। और वॉलमार्ट वहां पे दुकान नहीं खोल पाई। ये है लोगों की ताकत। दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे साथ एक लड़की काम किया करती थी अभी कुछ महीने पहले तक। वो मिडिल टाउन वहां का एक शहर है, वहां की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उसने हमें बताया कि उसके घर के सामने एक फुटपाथ बनना था। उस गली में 6 परिवार रहते हैं, तो 6 के 6 परिवारों के पास म्युनिसिपैलिटी का नोटिस आया कि ये फुटपाथ हम लोग बनाना चाहते हैं, क्या ये फुटपाथ हम बना लें? जब तक इन 6 परिवारों ने लिख के नहीं दे दिया कि आप बना लीजिए, तब तक वो फुटपाथ नहीं बना। आपसे कभी पूछा सरकार ने कि हम ये काम कर लें? कभी सरकार पूछती है हम लोगों से? कभी नहीं पूछती है। दिल्ली में पता नहीं जयपुर में क्या है, पर दिल्ली में तो हम देखते हैं कि एनडीएमसी एरिया में तो वही फुटपाथ टूट टूट के 10 बार बनते हैं साल में, वही सड़कें टूट के बनती रहती हैं। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, गरीब इलाके हैं जहाँ मिडिल क्लास वाले थे, वहां पे कोई पूछने भी नहीं आता, वहां पे कोई सड़क नहीं बनती है। जब हम जाते हैं पूछने के लिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। जैसे सुंदर नगरी एक इलाका है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, झुग्गी बस्ती इलाका है, वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वहां पे लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वहां सीवर सिस्टम नहीं है, लोग ओपन में टॉयलेट जाते हैं। तो लोग बार बार जाते हैं सरकार के पास। सीवर सिस्टम बनाने के लिए केवल 80 लाख रुपए चाहिए। पानी की पाइपलाइन बिछाने का भी प्रोजेक्ट वो हो चुका है, सरकार कहती है पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब देंगे। लेकिन पिछली साल सरकार ने वहीं पे 60 लाख रुपए के फव्वारे लगवाए हैं। अब लोगों को फव्वारे नहीं चाहिए, वो फव्वारे चले ही नहीं, क्योंकि वहां पानी ही नहीं है, पीने को ही पानी नहीं है। तो जिस दिन उद्घाटन था उस दिन भी नहीं चले फव्वारे। तो सरकार हमारे ही पैसे को बर्बाद कर रही है, हमसे पूछती तक नहीं है। दूसरा उदाहरण अपने ब्राजील का मैं देना चाहूंगा। ब्राजील में 1990 में पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जिसकी 40% आबादी स्लम्स में रहती है। पोर्टो एलेग्रे में वहां पे वर्कर्स पार्टी की सरकार आई। उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि पोर्टो एलेग्रे की म्युनिसिपैलिटी का बजट अब म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं बनेगा, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बनेगा। उन्होंने पूरे पोर्टो एलेग्रे को छोटी छोटी कॉलोनीज में बांट दिया और अब हर साल जनवरी के महीने में हर कॉलोनी के लोग इकट्ठे होते हैं और हर आदमी अपनी अपनी विश लिस्ट लेके आता है। कोई कहता है कि हमारी सड़क बनवा दो, कोई कहता है हमारी पाइपलाइन बिछवा दो, कोई कहता है स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर दे दो, कोई कहता है डॉक्टरी व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है दवाइयां नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी विश लिस्ट लेके आता है। इन सारी विश लिस्ट को, पूरे शहर के विश लिस्ट को कंपाइल कर लिया जाता है और वो बजट बन जाता है। और बजट होता क्या है? बजट म्युनिसिपैलिटी में क्यों बने? बजट काउंसलर क्यों बनाए? बजट तो लोगों को बनाना चाहिए। इस तरह से जो बजट बनने की प्रक्रिया 1990 में शुरू हुई, 1990 में 40% आबादी जो वहां की झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वहां पे ना तो पहले पीने को पानी होता था, ना सीवर कनेक्शन थे, वहां पे बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, बहुत भ्रष्टाचार था, ना सड़कें थी। अब अगर आप इंटरनेट जानते हैं तो एक जस्ट गूगल सर्च मारिएगा पार्टिसिपेटरी बजटरी एक्सरसाइज इन ब्राजील और आपको ढेरों वेबसाइट्स मिलेंगी। और पिछले साल की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अब 98% लोगों के घर पानी पहुंच गया है, 87% लोगों के घर सीवर कनेक्शन पहुंच गया है, सारे स्लम्स में सड़कें बन गई हैं और 100% लिटरेसी अचीव कर ली है। और उसमें लिखा है अर्लियर द एंटायर म्युनिसिपैलिटी वाज रिडल्ड विद करप्शन, नाउ प्रैक्टिकली देयर इज नो करप्शन इन म्युनिसिपैलिटी बिकॉज पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन देयर डेमोक्रेसी। और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी बहुत है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें तो उनको ये भी बता दीजिएगा 1990 से लेके आज तक उस पार्टी को कोई हरा नहीं पाया। वो पार्टी लगातार सारे इलेक्शन जीतती आ रही है क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जनता को इन्वॉल्व किया। सो इट मेक्स एमिनेंट पॉलिटिकल सेंस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू इन्वॉल्व द पीपल। पर उनकी रोजी रोटी खत्म होती है, उनकी कमाई खत्म होती है, ये उस पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी मानी जाती है। वहां पे अगर 50,000 लोग एक कागज पे साइन कर दें
तो उस कागज को पार्लियामेंट में एक बिल के रूप में पेश करना पड़ता है, और अगर 1 लाख लोग साइन कर दें कागज के ऊपर तो उस कागज को पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे देश में 50,000 लोग एक कागज पे साइन करके पार्लियामेंट को भेजें तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपकी चिट्ठी भी मिल गई थी। सर, मूल बात यह है कि क्या हमारे देश में वाकई जनतंत्र है, क्या हमारे देश में आम आदमी की आवाज है। अगर हम वापस अपने देश में आए तो जहां जहां इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि सीधे जनता को ताकत दी गई, वहां वहां बहुत सुधार हुए। मैं केवल आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश में 2002 में वहां के पंचायती राज कानून को अमेंड किया गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब पंचायती राज कानून तो इसीलिए है, पंचायतें तो बन चुकी हैं, पंचायती राज कानून हर स्टेट का अलग अलग पंचायती राज कानून है। पंचायती राज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उस कानून को ड्राफ्ट किया उनकी मंशा जनता को पावर देने की नहीं थी। हमने सारे राज्यों के पंचायती राज कानून को पढ़ा है, और एक जो चीज सारे कानूनों में मिलती है वो ये कि आप सबको पता होगा पंचायतों में 2 चीजें होती है, एक होती है पंचायत, दूसरी होती है ग्राम सभा। पंचायत मतलब सरपंच और वार्ड मेंबर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरे होते हैं ग्राम सभा जो कि खुली बैठक, सारे गांव की खुली बैठक, हर वोटर उसका मेंबर होता है। तो ग्राम सभा को किसी कानून ने पावर नहीं दी, सारी पावर पंचायतों को या सरपंच को दी हुई है। तो हमने पंचायती राज पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने सरपंच राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया, क्योंकि सरकार के लिए ये बहुत आसान है कि सरपंच को मैनिपुलेट करें, सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल है कि जनता को मैनिपुलेट करें। सारे लोग जनता से डरते हैं, जनता को कोई पावर नहीं देना चाहता। तो मध्य प्रदेश में 2002 में पंचायती राज कानून को अमेंड करके ग्राम सभा को एक पावर दी गई कि वहां लोकल लेवल पे जितने सरकारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह अगर पंचायत चाहे तो, अगर ग्राम सभा चाहे तो, अगर वो ठीक से काम ना करे तो वो रोक सकती है उनकी तनख्वाह। ये बहुत बड़ी ताकत है कि सरकारी अधिकारी अगर ठीक से काम ना करे तो जनता मिलकर उसकी तनख्वाह रोक सकती है। अमरवाड़ा ब्लॉक जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके 3 गांवों में हम लोग गए और हमने पाया कि पहले स्कूल टीचर्स जो है वहां पे आते ही नहीं थे, आखिरी दिन टीचर आता था और अपनी तनख्वाह लेके चला जाता था। जब ये ताकत आई तो जनता ने मीटिंग बुलाई पूरे गांव की, और उस मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया, उनकी तनख्वाह रोक ली और वो टीचर्स ने आना चालू कर दिया। इट इज सो सिंपल। दूसरे एक गांव में गए, वहां आंगनवाड़ी वर्कर जो है पहले आती नहीं थी। एक बारी सरपंच ने सारे गांव को शाम को इकट्ठा किया और उस आंगनवाड़ी वर्कर को सबके सामने खड़ा कर दिया और सबके सामने उससे पूछा कि बता तू पिछले 2 महीने में कितनी बार आई है। अब आप ये इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि वो सारे गांव के सामने झूठ नहीं बोल सकती, अदरवाइज उसकी पिटाई होगी। तो उसने सारे गांव के सामने माना कि मैं पिछले 2 महीने में केवल 2 दिन आई थी। फिर उससे पूछा कि तू ये बता कि जो मिड डे मील का पैसा था उसका क्या हुआ, अगर तू 2 दिन आई थी तो बच्चों को तो खाना नहीं खिलाया तूने। तो उसने कबूल किया कि मैंने पैसा गबन कर लिया। अब आप ये सोचिए कि अगर ये ताकत ग्राम सभा के पास नहीं होती तो लोगों के पास क्या वो था, जरिया था, क्या करते लोग किसी डायरेक्टर आंगनवाड़ी कोई IAS अफसर होता उसको शिकायत करते कि साहब ये आ नहीं रही है, ये 3 महीने से नहीं आई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस शिकायत को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता। या अगर वो IAS अफसर बहुत अच्छा होता तो वो एक इंक्वायरी बिठा देता उसके ऊपर, एक इंक्वायरी ऑफिसर उस गांव में जाता, उस औरत से रिश्वत लेता और फाइल पे लिख देता साहब ये तो आई थी पिछले 3 महीने में, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और वो फाइल जो है वो बंद कर दी जाती और उसके बाद अब धरना प्रदर्शन करते रहिए, कुछ नहीं होता। लेकिन जब जनता के सामने उसको प्रस्तुत किया गया तो किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ी, सारी जनता के सामने उसने 2 मिनट में कबूल कर लिया कि मैंने ये गुनाह किया। तो कुछ यंग लड़के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसको निकालो, तो वो कहती है, कुछ बड़े बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा निकालना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है ये सुधरे, इसको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, अगर ये सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के बाद इसको निकाल देंगे। और 10 दिन में वो सुधर गई। तो ना इंक्वायरी की जरूरत पड़ी, ना पनिशमेंट की जरूरत पड़ी, ना डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूरत पड़ी, ना जेल भेजने की जरूरत पड़ी, वो सुधर गई। तो अगर आप सीधे सीधे जनता को अधिकार दे दें और जनसभाओं में ये निर्णय होने चालू हो जाएं तो अपने आप काफी सुधार होना चालू हो जाएगा। एक फिल्म जो मैं आपको दिखाने के लिए लाना चाहता था वो लास्ट मोमेंट पे ला नहीं पाया। हिवरे बाजार एक गांव है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, पुणे से 100 किलोमीटर दूर। इस गांव की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1972 से लेके 1989 तक इस गांव में बहुत अकाल पड़े और उन अकालों ने इस गांव के लोगों की कमर तोड़ के रख दी और यहाँ के लोग 90% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यहाँ इतना क्राइम था कि पिछले 3 साल में 2 मर्डर हो चुके थे। ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में कोई ना कोई शिकायत पुलिस में जाती थी।
इतनी गुटबाजी थी, इलिटरेसी बहुत हाई थी और सब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। इस गांव के 30 लड़कों ने मिलकर यह तय किया कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, अब ऐसा नहीं चल सकता। इनमें से एक लड़के को इन्होंने आपस में चुना और उसको कहा कि तुम सरपंच बन जाओ, और अपने बड़े बुजुर्गों को जाके रिक्वेस्ट किया कि आप इसको सरपंच बन जाने दीजिए और हम अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। उसके बाद की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज अगर आप उस गांव में जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे देश का ही एक गांव है। उस गांव में इतनी खूबसूरत सड़कें हैं, जो पहले लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, हर एक व्यक्ति का एक पक्का मकान है, उसमें बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, सब कुछ है। बहुत खूबसूरत स्कूल है, बहुत खूबसूरत अस्पताल है। पहले वहां के लोगों की 840 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज वहां पे 28,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। 28,000 का मतलब अगर 5 लोग हुए तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर फैमिली की पर एनम इनकम है, जो कि एक गांव में बहुत होती है। उस गांव में पिछले 5 साल से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और उस गांव में पहले हर घर में शराब न केवल पी जाती थी बल्कि बना करती थी। अब उस गांव में केवल 2 पियक्कड़ बच गए हैं। गांव में शराब ना बनती है ना बिकती है, उन 2 पियक्कड़ों को भी बगल वाले गांव में जाना पड़ता है। केवल एक कारण था इसका कि जो व्यक्ति सरपंच बना, पोपटराव पवार, अगर आप लोग मिलना चाहेंगे हम उनको यहाँ भी ले आएंगे। उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया कि मैं जो भी काम करूंगा वो सारे पूरे गांव के साथ करूंगा। हर हफ्ते हर तीसरे दिन वहां पे ग्राम सभा होती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, छोटी छोटी बातों पे गांव निर्णय लेता है, वो अकेला कुछ नहीं करता, हर चीज को गांव के सामने रखता है। इस वजह से ये हुआ कि सरकार पैसा भेजे या ना भेजे, गांव के लोगों ने श्रमदान किया खूब, क्योंकि हर चीज में उसने गांव वालों को इन्वॉल्व किया। गांव वाले बैठते थे, चर्चा होती थी, निर्णय लिए जाते थे और उसमें सब गांव वाले डिसीजन लेते थे। जैसे गांव में पहले जो स्कूल था उसमें 2 कमरे थे, तो गांव वालों ने डिसाइड किया, 2 लोगों ने खड़े होकर भरी मीटिंग में कहा कि भाई हमारे घर का आधा पोर्शन तुम ले लो, इसको स्कूल के लिए इस्तेमाल करो। तो इन 30 लड़कों ने श्रमदान करके उसको स्कूल के क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। फिर गांव वालों ने तय किया कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे गांव की जो वाटर टेबल है वो 80 फुट पे पहुंच गई है अकाल पड़ने की वजह से। हम लोग श्रमदान करके वाटर शेड करेंगे, और पूरे गांव ने वाटर शेड करके उस वाटर टेबल को वो 15 फुट के ऊपर ले आए। पहले जहां एक फसल नहीं निकलती थी, अब वहां 2-2 फसलें निकलने लगी। उसके बाद की ढेरों कहानियां। केवल कहने का मतलब यह है कि जहां सीधे सीधे जनता को पावर दी जाए, वहां पे सुधार जो है वो लगभग जादू की तरह होता है। ये तो एक गांवों की बातें। शहरों में, शहरी परिप्रेक्ष्य में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा संविधान ग्राम सभा की बात करता है। संविधान में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ ग्राम सभा विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। लेकिन शहरों के लिए कोई मोहल्ला सभा की बात नहीं करता हमारा संविधान। शहरों के लिए नगर सभा की बात नहीं करता, कोई रेजिडेंट सभा की बात नहीं करता। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां शहर के लोग एक साथ मिलके अपनी बातों को रख सकें और सरकार को बता सकें कि हमें ऐसे 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 चाहिए। ना कोई कानून है, ना संविधान में लिखा है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास दिल्ली में शुरू किया है। हम लोगों ने कुछ काउंसलर से बात की। 2 काउंसलर्स ऐसे मिले जो कि रिलेटिवली ईमानदार थे, एक सोनिया विहार, एक त्रिलोकपुरी। इन दोनों काउंसलर्स ने कहा कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपने क्षेत्र में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक काउंसलर के वार्ड में लगभग 40,000 वोटर होते हैं। हमने इनके वार्ड को 10 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में 4,000 वोटर हुए, उस हिस्से को हम कहते हैं मोहल्ला। उन 4,000 वोटर्स जो है वो उस मोहल्ला सभा के मेंबर हुए। महीने में एक बार मोहल्ला सभा की मीटिंग होती है। मीटिंग के हफ्ता भर पहले सबके घर में नोटिस जाता है कि इस दिन इतने बजे मीटिंग होगी, आप आइए। उस मीटिंग में काउंसलर भी आते हैं और उस क्षेत्र के सारे सरकारी अधिकारी भी मौजूद होते हैं। वो काउंसलर उन अधिकारियों को लेके आते हैं और वहां पे 3-4 डिसीजन लिए जाते हैं। एक तो ये कि नगर निगम जितना पैसा उस क्षेत्र में खर्च करना चाहता है, वो सारा पैसा कहां कहां खर्च किया जाए, ये वहां जनता डिसाइड करती है मोहल्ला सभा में। दूसरा ये कि अगर किसी को किसी इशू के ऊपर परेशानी है, तो वहां पे ऑफिसर मौजूद होता है। उस ऑफिसर को सबके सामने कमिट करना पड़ता है कि वो काम कितने दिन में करा देगा। तो नॉर्मली सोचने में आता है कि ऑफिसर तो झूठ बोल देगा, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर एक ही मीटिंग हो तो वो झूठ बोल सकता है। उसे पता है कि अगले महीने फिर यहीं आना पड़ेगा और उसकी काफी बेइज्जती होती है वहां पे। और पैसे से ज्यादा एक ऑफिसर जो है वो इज्जत की परवाह करता है। 2-3 अफसरों को देखा। एक किस्सा है जिसमें 3 साल से एक व्यक्ति की नाली जो है वो जाम पड़ी हुई थी।
उसने काउंसलर को बोला, लेकिन काउंसलर ने भी अधिकारियों को बोला, अधिकारियों ने काम नहीं किया। जब मोहल्ला समय में ये बात उठी तो सैनिटरी इंस्पेक्टर खड़ा होकर कहता है जी मैं इसको अब 4 दिन में साफ करा दूंगा। तो जनता ने पूछा कि अब तो तुम 4 दिन में साफ कैसे कराओगे, पहले तो तुमने 3 साल से नहीं कराई, अब नहीं कराओगे तो तुम्हारा क्या करें। तो वो ऑफिसर कहता है जी अगली मीटिंग में आपको जो करना है कर लेना। और वो एक्चुअली नाली साफ हो गई। एक एरिया में स्ट्रीट लाइट्स कई साल से काम नहीं कर रही थी और वो स्ट्रीट लाइट्स मोहल्ला सभा के खत्म होने के 4 घंटे के अंदर वो स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो गई, क्योंकि अब इन ऑफिसर्स की बेइज्जती होती है इन मीटिंग्स में। तीसरी चीज जो होती है कि एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी काम किया जाएगा उस काम की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक मोहल्ला सभा ये ना कह दे कि काम ठीक हो गया। तो अभी मोहल्ला सभाओं का दूसरा राउंड चालू हुआ है और कुछ काम खत्म हो गए हैं, अभी तक ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई है। और अगली मोहल्ला सभाओं में जब लोग बताएंगे कि काम ठीक हुआ तभी ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। तो इस तरह के सारे निर्णय, ये एक छोटी सी शुरुआत है। 2 काउंसलर्स से शुरू हुई थी, अब 13 काउंसलर्स दिल्ली के तैयार हुए हैं। जगह जगह जब बात की गई सबको इसमें मजा आ रहा है और ये 13 काउंसलर तैयार हो, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। अभी इन मीटिंग्स में बात केवल गली नाली सड़क बिजली पानी इन चीजों की जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे जब पूरी दिल्ली में मोहल्ला सभाएं शुरू हो जाएंगी तो दिल्ली की विधानसभा में किस तरह का कानून पेश होना चाहिए, अगर ये सारी मोहल्ला सभाएं रेजोल्यूशन पास करती हैं तो मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है कि वो इन मोहल्ला सभाओं की मर्जी के खिलाफ कोई कानून वहां पेश कर सके। उसके बाद ये मोहल्ला सभाएं तय करेंगे कि किस तरह से हमारे नेशनल पार्लियामेंट में भी। तो पूरे देश में अगर इस तरह की मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाएं जगह जगह अगर हम चालू कर दें तो सीधे सीधे जनता हस्तक्षेप करेगी कि हम WTO के ऊपर साइन करें कि ना करें, हमारे पार्लियामेंट में किस तरह के कानून पास होने चाहिए, हमारे देश में किस तरह की कंपनीज को अलाउ किया जाना चाहिए। आज ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इतनी पावर है ब्यूरोक्रेसी के पास, इतनी पावर है इन मंत्रियों के पास कि एक चीज के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारी जिंदगी बीत जाती है और एक दिन के अंदर ये 100 डिसीजन ऐसे लेते हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो हम इनके मुद्दों के ऊपर लड़ते रहते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, सारी संस्थाओं में जब जाता हूँ मैं कहता हूँ कोई एजुकेशन पे लड़ रहा है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज पे लड़ रहा है, कोई हेल्थ पे लड़ रहा है, कोई किसी चीज पे लड़ रहा है। मुद्दा ये है कि हम जो हैं वो बिल्कुल दीनहीन प्राणी हैं इस देश में। जब तक ये सीधे सीधे सत्ता हम अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक सुधार नहीं होने वाला। राजीव गांधी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में और मुझे लगता है कि वो वाली समझ शायद आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री की नहीं रही है। 73वां और 74वां संशोधन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हुआ, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। बहुत सही दिशा में एक कदम था लेकिन बहुत ही कमजोर संशोधन है, कुछ इफेक्टिवली कर नहीं पाया। ये संशोधन पहले राजीव गांधी के टाइम में 64th एंड 65th अमेंडमेंट के रूप में पेश किया गया था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के रूप में आया। जब राजीव गांधी के टाइम में 64th और 65th अमेंडमेंट के रूप में पेश किया गया तो राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, वो मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के गांव गांव में घूमा हूं और मैं ये पाता हूं कि इस देश के लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इनसेंसिटिव है। लेकिन जब मैं इस ब्यूरोक्रेट से बात करता हूं तो मैं पाता हूं कि ये IAS ऑफिसर्स जो हैं काफी यंग हैं, एनर्जेटिक लड़के लड़कियां हैं और कुछ करना चाहते हैं और इनमें से कई लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन ये सब मिलके ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटिव नहीं बना पा रहे। पहले मैं सोचता था कि ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि अगर हम अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ठीक कर दें, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी ठीक कर दें, अगर गवर्नेंस में हम कंप्यूटराइजेशन कर दें तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सीधे सीधे सत्ता उस व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे कि अगर टीचर स्कूल में नहीं आया तो उस टीचर को सारे मिलके अगले दिन हटा दो, अगर हमारा आंगनवाड़ी वर्कर नहीं आता तो उसको हटा दो, हमारे गांव में पैसा कैसे इस्तेमाल होगा हम तय करेंगे। जब तक खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज
देखें सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।